Students, Assalamu alaikum. Welcome to all of you. This is Fahad Bhatti, your physics tutor from Stars Academy Lahore, head office Georgetown. स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे लेंजेस लॉ की, साथ एसी जनरेटर की और साथ हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर की। ये है हमारे रिमेनिंग 3 टॉपिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सबसे पहली बात, लेंजेस लॉ वाज स्टेटेड बाय हेनरिक लेंज और लेंजेस लॉ सिंपल ये कहता है कि जो इंड्यूस्ड करंट होता है, induced current actually acts as a नाफरमान औलाद, क्योंकि induced current उसी को ओपोज कर रहा होता है स्टूडेंट्स जिस सोर्स से वो पैदा हुआ होता है, उसी को ओपोज कर रहा होता है। और हम लेंजेस लॉ को इस्तेमाल कर रहे होते हैं सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट के लिए। मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स 6 केसेस डिस्कस करूंगा। वो 6 केसेस आपको 6 एमसीक्यूज की फॉर्म में जनरली वही 6 पूछे जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट केस इज मैग्नेट इज मूविंग, इट इज मूविंग अवे, फिर मूविंग टुवर्ड्स, इसके बाद फिर मूविंग अवे। So this is the case of magnets. हमारे पास स्टूडेंट्स से आगे बार मैग्नेट्स, सेंटर में ये इनकी डिवीजन आ गई पोल्स की। दिस इज नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल। जबकि यहाँ पर स्टूडेंट्स दिस इज साउथ पोल, साउथ पोल, साउथ पोल और साउथ पोल। इस केस में मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड्स a coil, moving away from a coil, moving towards a coil and moving away from a coil। जबकि सामने मेरे पास स्टूडेंट्स एक कॉइल मौजूद है जिसमें से आपने करंट का बिहेवियर चेक करना है। नोट कीजिएगा, जब इस तरह से मैग्नेट पास जा रहा होता है तो मैग्नेट का फ्लक्स अगर यहां से इतना पास कर रहा है तो करीब जाकर इसका फ्लक्स पहले से ज्यादा पास कर रहा होता है। अब फ्लक्स को डिक्रीज करना चाहता है इंड्यूस करंट। फ्लक्स को डिक्रीज करने के लिए ये कॉइल अपने सामने कन्फ्रंटिंग एंड पर सेम पोल ले आएगी जो कि मैग्नेट के सामने था, ताकि नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करे, ताकि फ्लक्स जो बढ़ रहा है उसे थोड़ा कम होना चाहिए। अब जब भी ऐसे केस में आपने देखना होता है स्टूडेंट्स, तो याद रखें आप हमेशा देखते हैं फ्रॉम द साइड ऑफ मैग्नेट। आपके सामने नॉर्थ है। हमारा कंसर्न बार मैग्नेट के पोल्स के साथ नहीं है, हमारा कंसर्न इंड्यूस पोल के साथ है। सामने नॉर्थ है। रूल ये होता है अगर नॉर्थ आपके सामने है तो थंब को आपके सामने होना चाहिए। फिंगर्स कर्ल कीजिए तो दिस बिकम्स एंटी क्लॉकवाइज। तो हम कह सकते हैं कि डायरेक्शन इन दिस कॉइल इज एंटी क्लॉकवाइज। सेकंड में आप स्लाइटली हेल्प करेंगे। अवे जा रहा है, अवे जाने की वजह से
जो फ्लक्स है वो रिड्यूस कर रहा होता है। फ्लक्स को रिड्यूस करने की अगर मैं ऑपोजिशन देखूं तो ये है कि फ्लक्स को बढ़ाया जाए। बढ़ाने के लिए ये सामने फौरी साउथ लेके आता है ताकि साउथ नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करे। जब दूर जा रहा था तो अट्रैक्ट कर रहा है, जब पास जा रहा था तो रिपेल कर रहा था। अब आपने तो हमेशा देखना है उसी साइड से जहां से आपने मैग्नेट को स्टूडेंट्स इन किया होता है। अब नॉर्थ आपके लिहाज से अवे है, साउथ आपके सामने। थंब को अवे कर दें और चेक करें रोटेट करके तो ये बनेगी क्लॉकवाइज रोटेशन। हमने कहा दिस बिकम्स क्लॉकवाइज रोटेशन। इसमें आप मेरी हेल्प करेंगे। सामने कौन सा पोल आएगा? साउथ। नॉर्थ चला गया अवे। आपने इस साइड से ऑब्जर्व करना है। यहां से अगर ऑब्जर्व करेंगे तो नॉर्थ अवे आ रहा है, थंब अवे करेंगे so it becomes current clockwise direction. Current becomes in clockwise. यहां पर हम दूर जा रहे हैं साउथ को अट्रैक्ट करने के लिए। सामने नॉर्थ आएगा, पीछे साउथ आ जाएगा। जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपके सामने क्योंकि नॉर्थ है तो राइट हैंड रूल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आएगी। अच्छा नोट कीजिएगा, हम इस बात को यूं भी कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स अगर तो सामने नॉर्थ हो तो देखें नॉर्थ का मतलब ही क्या होता है? नॉर्थ का तो मतलब ही है उसके एंड पर एरोज लगा दें तो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। और स्टूडेंट्स हमारे नजदीक जो साउथ है, साउथ का तो मतलब ही क्या है? एंड्स पर एरो लगा दें सो इट बिकम्स क्लॉकवाइज। तो जब भी आपके सामने साउथ आ जाएगा तो क्लॉकवाइज, क्योंकि देखेंगे तो क्लॉकवाइज घूम रहा है। जब आपके सामने नॉर्थ आ जाएगा तो नॉर्थ इज एंटी क्लॉकवाइज। तो आप स्टूडेंट्स यहां से भी चेक कर सकते हैं कि हमारे लिए मोस्ट सूटेबल पोल या डायरेक्शन ऑफ करंट कौन सी बनेगी पोल के लिहाज से। हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट्स दो क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट पूछा जाएंगे। एक मैग्नेट ऊपर से फॉल कर रहा है, मैग्नेट इज फ्रीली फॉलिंग। ये मैग्नेट है स्टूडेंट्स, ये कर रहा है फॉल नॉर्थ एंड साउथ। जबकि नीचे मेरे पास यहां पर पड़ी हुई है एक हॉरिजॉन्टल लूप। अब देखें गिरने के साथ साथ जो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी लाजमन सी बात है इंक्रीज हो रहा होगा ना, क्योंकि उसके नजदीक आ रहा है। अब इंक्रीज होने के बाद इसमें अपोज करने के लिए सामने कौन सा पोल आएगा जरा बताइएगा? साउथ आ जाएगा। नीचे कौन सा पोल आएगा? नॉर्थ आ जाएगा। अब जरा एक बड़ी अहम बात नोट कीजिएगा, जब मैग्नेट फॉल कर रहा है तो फॉल करते हुए एक्सेलरेशन क्या है? जी। जी है ना, इज इक्वल टू जी। साउथ साउथ को रिपेल करता है, रिपेल करेगा बाय मैग्नेटिक फोर्स। मेरे पास बेटा जी यहाँ पे थी ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या मैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटी की फोर्स के ऑपोजिट नहीं है? अगर ऑपोजिट है तो इसका मतलब है कि जो नेट फोर्स पैदा होगी वो ग्रेविटी की फोर्स से कम पैदा हो रही है। ग्रेविटी की फोर्स को तो अपोज करने वाली फोर्स भी आ गई है। इसका मतलब है जो एक्सेलरेशन है बेटा वो लेस देन जी होना चाहिए, लेस देन जी होना चाहिए, क्योंकि जब फोर्स कम है एक्सेलरेशन भी बेटा जी से कम होगा। करंट की डायरेक्शन जरा बताइएगा। बेटा बात वही है, आप देखेंगे उस एंड से जहां पर मैग्नेट है, यानी आपने ऊपर से देखना है
तो आपके देखने के मुताबिक बेटा नॉर्थ तो नीचे आ रहा है, आपके सामने तो साउथ है। साउथ का मतलब है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ईएमएफ भी पैदा होगी, करंट भी पैदा होगा, और इस केस में जो नेट फोर्स होगी ग्रेविटी की फोर्स से कम, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी से कम, और इस केस में क्लॉकवाइज करंट पैदा हो रहा है। जरा अब नोट कीजिएगा, मेरे पास इधर अगर फर्दर देखें तो ये साउथ है, ये नॉर्थ है, और स्टूडेंट्स नीचे आ गई एक कुछ इसी तरह की हॉरिजॉन्टल लूप। मेरे पास ये फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। बस इशू ये है कि इन एंड से ये कॉइल ब्रेक कर गई है, यहां से ब्रेक कर गई। जब ये नीचे फॉल कर रही थी तो फॉल करने वाली फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सेलरेशन इज ड्यू टू ग्रेविटी। आप मुझे बताएं, यहां पर पोल्स बनेंगे तो ऊपर पोल कौन सा बनेगा? अगर पोल्स बनेंगे तो बेटा पोल्स ही नहीं बनेंगे। जब बेटा जी क्वाइल ओपन हो गई है ना, तो क्वाइल ओपन होने के बाद ओपन सर्किट में करंट पास नहीं करता, यानी कि देयर इज नो इंड्यूस्ड करंट। अगर इंड्यूस्ड करंट नहीं है, देयर विल बी नो इंड्यूस्ड पोल्स। क्योंकि बेटा पोल्स भी नहीं है तो कोई मैग्नेटिक फोर्स मौजूद नहीं होगी। बेटा ऐसे केस में नेट फोर्स ग्रेविटी की ही फोर्स है, एक्सेलरेशन जी ही है। बेटा बस मुझे लास्ट बात बता दें, यहां पर ईएमएफ पैदा होगी कि नहीं होगी? बेटा ईएमएफ पैदा होगी। मेरी कल वाली बात जरा याद कीजिएगा। ईएमएफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस। इनके इन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस ईएमएफ पैदा हो जाएगी, लेकिन सर्किट ओपन होने की वजह से स्टूडेंट्स करंट पास नहीं कर रहा। टर्मिनल्स में पोटेंशियल डिफरेंस तो क्रिएट हो चुका है बेटा। क्या ये दोनों बातें बेटा आपको समझ आ गई? इसमें कोई इशू तो नहीं है? और बेटा लास्ट बात, कैलेंजिस लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को मैनिफेस्टेट कर रहा होता है। हम कोई भी लॉ वायलेट नहीं करते बेटा। उसके बाद आ गया एसी जनरेटर। मेरी आपने बात को समझना है बड़े गौर से। जनरेटर बेसिकली वो कंपोनेंट है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रहा होता है। और अगर तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑल्टरनेटिंग टर्म्स में है तो वो होगा एसी जनरेटर। हम कहते हैं ऐसे डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर दे, स्टूडेंट्स, दैट इज कॉल्ड एसी जनरेटर। अगर तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑल्टरनेटिंग करंट है तो फिर एसी होगा, वरना डीसी होगा। अभी देखते हैं फर्क क्या था दोनों में। सिलेबस में अलबत्ता सिर्फ एसी जनरेटर इन्वॉल्व है। अगर तो जनरेटर की बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास इसमें रोटेशन ऑफ कॉइल की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रही होती है। क्योंकि कॉइल मूव कर रही है, तो कॉइल के मूव करने का मतलब है कि हम डायनामिकली ईएमएफ को इंड्यूस करते हैं। डायनामिकली मूव करवा के
स्टूडेंट्स ईएमएफ इंड्यूस होती है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है। जो फार्मूला होता है ईएमएफ का, दैट इज एन ओमेगा ए बी। हम इसको नवाब कह रहे होते हैं, नवाब साइन ऑफ थीटा। सवाल पैदा होता है, ये जो थीटा है ये किन क्वांटिटीज में एंगल होना चाहिए, तो दिस इज बिटवीन वेलोसिटी एंड फील्ड। एकदम यहाँ बच्चे के रंग उड़ जाते हैं। सब वेलोसिटी कहाँ पर आ रही है फार्मूले में? बेटा ये वेलोसिटी से ही ओमेगा बना होता है, जिसको आपने डिराइव किया होता है पूरी एफएससी के अंदर। मैक्सिमम ईएमएफ कितनी पैदा हो सकती है? जहां पे साइन थीटा 1 हो जाएगा तो वो सिर्फ नवाब होता है। अब क्या आपको याद है, मैंने कल एक बात आपको लिखवाई थी मोशनल ईएमएफ में, कि ईएमएफ इज इक्वल टू ई नॉट साइन थीटा होता है, और हमने वेरिएशन पढ़ी थी एंगल्स के लिहाज से, वो बिल्कुल सेम यहाँ पर भी अप्लाई होती है।